नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। शुरुआती कुछ प्रश्न फॉरेस्ट सर्वे से संबंधित हैं, बिहार से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना था? What was the percentage of forest area in Bihar as per the 2023 forest report? The right answer is option number B, 8%। 2023 के वन सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 8% वनों से आच्छादित है, जो 2021 में दर्ज 7.84% से वृद्धि को दिखाता है। यह वृद्धि हालांकि छोटी है, वन प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जैसे कि बेहतर वनीकरण कार्यक्रम और राज्य में वनों की कटाई में कमी। बहुत घना वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट बिहार में प्रतिशत में देखेंगे तो वो है 0.41%। मुख्य रूप से घना वन है 3.49%। खुला वन यानी ओपन फॉरेस्ट है 4.1%। बिहार के कितने वन क्षेत्र को मध्यम रूप से आग प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है? How much area of Bihar's forest cover is classified as moderately fire prone? The right answer is option number C, 986.21 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन क्षेत्र का कितना है? 12.65% है। हालांकि इन क्षेत्रों में अत्यधिक आग लगने की आशंका वाले या बहुत अधिक आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों की तुलना में आग लगने का जोखिम कम है। हाई फायर प्रोन एरिया है वो है 4.41%। बहुत अधिक फायर प्रोन है वो है 15.62%। अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र है 17.48%। मध्यम अग्नि प्रवण क्षेत्र है यही 986.21 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में देखेंगे तो 12.65%। वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में सबसे आम पेड़ प्रजाति कौन सी है? What is the most common tree species in urban areas of Bihar as per the forest survey? The right answer is option number A, आम, मैंगो। बिहार के शहरी इलाकों में आम के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहां लगभग 16.5 मिलियन से ज़्यादा आम के पेड़ हैं। बिहार का कौन सा जिला 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है? Which district in Bihar shows the highest percentage increase in forest cover in 2023 as compared to 2021? The right answer is option number A, कैमूर भभुआ। यहाँ पर वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कितना? 40.31% की वृद्धि हुई है, जो अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से मध्यम घने एवं खुले जंगलों में वृद्धि के कारण हुई है। वृद्धि के मामले में सेकेंड पोजीशन पे रहा गया, थर्ड पोजीशन पे मुंगेर। निगेटिव ग्रोथ में देखेंगे तो अररिया, बेगूसराय और बेतिया, ये तीनों में नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में सभी प्रकार के वन क्षेत्र सहित कुल क्षेत्रफल इतना ही है। बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल। यह आंकड़ा सभी प्रकार के वनों का योग दर्शाता है और सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र के लिए समर्पित कुल क्षेत्र इतना ही है। बिहार में किस वन वर्ग का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? Which forest class has the smallest area in Bihar? The right answer is option number A, बहुत घना जंगल कम है बिहार में। बिहार में बहुत घने जंगल का क्षेत्रफल सबसे छोटा कितना है? मात्र 387 वर्ग किलोमीटर। यह उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां पेड़ों का घनत्व बहुत अधिक है, लेकिन बिहार में ऐसे क्षेत्र मध्यम घने जंगल और खुले जंगल जैसे अन्य प्रकार के वनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी
at its best and that's MPN Academy for you। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे, तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है ये। फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। बिहार के किस जिले में अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक सघन वन 2023 के आकलन के अनुसार कितना है? 304 वर्ग किलोमीटर के लगभग। सेकेंड पोजीशन पर है मुंगेर लगभग 39 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है जमुई। बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स अकॉर्डिंग टू बिहार फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। कुल मिलाकर राज्य में 2022-23 में जंगल में आग लगने की घटनाओं की संख्या घटी है 3793 से घट के हो गई है 2763, जिसमें से सबसे अधिक घटना घटी है पश्चिम चंपारण में कितने? 1403। सेकेंड पोजीशन पे है जमुई और तीसरे नंबर पर मुंगेर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिला का चयन करें। अकॉर्डिंग टू ISFR 2023 सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा में सबसे कम है। जिले के क्षेत्रफल का केवल 0.82% वन से आच्छादित है, जो कि इसे बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला बनाता है। अन्य जिले हैं इसमें पटना, बक्सर। बिहार के वन क्षेत्र में स्क्रब वर्ग का कितना क्षेत्र शामिल है? हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द स्क्रब क्लास इन बिहार फॉरेस्ट कवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 260.80 प्रतिशत में देखेंगे तो ये है 0.28%। इसे हिंदी में कहेंगे झाड़ीदार वन। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता क्यों रद्द की? वाई डिड हॉकी इंडिया कैंसिल द रिकॉग्निशन ऑफ हॉकी बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किसी आयोजन के दौरान सहयोग की कमी के कारण। हॉकी इंडिया ने राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान सहयोग न करने के कारण हॉकी बिहार की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है। हॉकी बिहार के सचिव मुश्ताक अहमद इस आयोजन के दौरान अधिकारियों से मिलने या महत्वपूर्ण सहयोग देने में विफल रहे, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के हॉकी इंडिया के प्रयासों के खिलाफ था, इसीलिए मान्यता रद्द कर दी गई है। पटना स्मार्ट सिटी के लिए इनोवेशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इनोवेशन सेंटर फॉर पटना स्मार्ट सिटी बी कंस्ट्रक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
पटना स्मार्ट सिटी मुख्यालय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर। इनोवेशन सेंटर पटना स्मार्ट सिटी मुख्यालय के शीर्ष तल पर बनाया जाएगा, खासतौर पर 6,725 वर्ग फीट की जगह में। इस तल पर प्रशिक्षण कक्ष, प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष और हरित क्षेत्र होगा। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की वर्तमान उपलब्धता क्या है? व्हाट इज द करेंट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन बिहार फॉर द ईयर 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 277 ग्राम, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में मात्र 3 ग्राम की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। पहले 274 था, अब 277 ग्राम हो गया है। इस वृद्धि के बावजूद बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अभी भी राष्ट्रीय औसत से 191 ग्राम कम है, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? Who won the bronze medal in the senior men's singles category at the 9th National Lawn Ball Championship? The right answer is option number D. मुंगेर से चंदन ने जीता है। यह चैंपियनशिप बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी और दिल्ली के आर के पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल लॉन बॉल ग्राउंड्स पर हुई थी। ईस्ट इंडिया साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ मॉडल का पुरस्कार किसने जीता? Who won the best model award in the East India Science and Engineering Fair 2025? The right answer is option number A. आर्य प्रसून। ईस्टर्न इंडिया साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2025 में बिहार के बाल वैज्ञानिक आर्य प्रसून को सर्वश्रेष्ठ मॉडल का पुरस्कार मिला। इसका आयोजन BITM कोलकाता में किया गया। आर्य प्रसून भागलपुर के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार में तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में चुना गया है? Who among the following has been selected in the Indian archery team for the archery world cup from Bihar? The right answer is option number B. अंशिका कुमारी, यही है अंशिका। इसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रविंद्रन शंकर ने दी है। देखिए ये कितनी मेडल जीत के ला पाती है। बिहार का कौन सा जिला अक्षय ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है? Which district in Bihar is set to become a hub for renewable energy? The right answer is option number A. नवादा। नवादा को अक्षय ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख सौर ऊर्जा एवं पंप भंडारण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जो इसे बिहार की अक्षय ऊर्जा योजनाओं में एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाती है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा नवादा में फुलवरिया बांध पर एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गोपालगंज में प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या घोषणा की? What announcement did Chief Minister Nitish Kumar make during the second phase of the प्रगति यात्रा इन गोपालगंज? The right answer is option number B. बांकरपुर से डुमरिया घाट तक 4 लेन का सड़क का निर्माण। इसके अलावा सीएम ने मीरगंज बाजार से बाईपास सड़क के लिए निर्माण और नवादा, परसौनी और डुमरिया गांव के बीच दाहा नदी पर पुल के निर्माण की योजनाओं का भी खुलासा किया। पटना में प्राचीन शिव मंदिर कहाँ खोजा गया था? Where was the ancient Shiva temple discovered in Patna? The right answer is option number D. आलमगंज थाना क्षेत्र। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक निजी संपत्ति में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है, जो सालों से खाली पड़ा था। मंदिर में एक आकर्षक और चमकदार शिवलिंग है, जिसे देखकर स्थानीय लोग हतप्रभ हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह करीब 500 साल पुराना मंदिर है। बिहार में नया औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? वेयर विल द न्यू इंडस्ट्रियल पार्क बी डेवलप्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में असम दरभंगा मार्ग के किनारे 1293 एकड़ क्षेत्र में एक बड़े औद्योगिक पार्क के विकास की घोषणा की। प्रगति यात्रा के तहत वैशाली की यात्रा के दौरान इन्होंने यह घोषणा की। इस बड़े विकास के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 277 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बिहार फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी बी स्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी, गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जो राज्य में अपनी तरह का पहला अभ्यारण्य होगा। यह योजना वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान की सहायता से तैयार की जा रही है, जो फरवरी में इस क्षेत्र का दौरा करेगा। अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य घड़ियाल आबादी की रक्षा और संरक्षण करना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनुमान है कि गंडक नदी में 1200 से 1500 घड़ियाल हैं। राजधानी में मिनी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर विल द मिनी
क्रिकेट स्टेडियम बी कंस्ट्रक्टेड इन द कैपिटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गर्दनी बाग। राजधानी में भौतिक विकास को बढ़ावा देने और खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बापू टावर के बगल में गर्दनी बाग में एक मिनी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। करीब 28.5 करोड़ रुपये की लागत इसमें लगेगी और यह 9.5 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य आउटडोर खेलों की सुविधाएं शामिल होंगी। स्टेडियम 18 महीने में लगभग तैयार होने की उम्मीद है। नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन वॉल का लीडार सर्वेक्षण क्या पहचान करेगा? व्हाट विल द लीडार सर्वे ऑफ नालंदा महाविहार एंड राजगीर साइक्लोपियन वॉल आइडेंटिफाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जमीन से 10 से 20 फीट नीचे तक की संरचना है। नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन वॉल पर लीडार सर्वेक्षण होने वाला है ताकि जमीन के अंदर 10 से 20 फीट गहराई में दबी प्राचीन संरचनाओं की पहचान की जा सके। यह सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून की 4 सदस्यीय टीम द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षण में दबे हुए अवशेषों का पता लगाने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR का भी उपयोग किया जाएगा। बिहार के किन विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं? Which universities in Bihar have new vice chancellors appointed by the governor? The right answer is option number B, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय। बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर रविंद्र कुमार, पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर विवेकानंद सिंह, मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर संजय कुमार। ये 4 नियुक्तियां 3 साल की अवधि के लिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार से परामर्श के बाद किया है। 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2025 वोटर लिस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। 2025 मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण में उत्तर बिहार में सबसे अधिक महिला आबादी है 28,77,455। सेकेंड स्थान पर मुजफ्फरपुर है 27,79,278। पटना हवाई अड्डे से काठमांडू, सिंगापुर, म्यांमार और बैंकॉक जैसे गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं कब शुरू होने की उम्मीद है? व्हेन इज पटना एयरपोर्ट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज टू डेस्टिनेशंस लाइक काठमांडू, सिंगापुर, म्यांमार एंड बैंकॉक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मई 2025। कई नई विमान कंपनियां एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है और वर्तमान में यात्रा मार्गों और यात्री भार पर सर्वेक्षण कर रही है और मई 2025 तक इन सभी जगहों से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुविधा शुरू हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द पद्म विभूषण पोस्थुमसली? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शारदा सिन्हा। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार की 3 प्रमुख हस्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को संगीत, खासतौर पर लोकगीतों में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता रहे सुशील कुमार मोदी को इनके महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर के लिए पद्म भूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिहार के भीम सिंह भवेश सामाजिक कार्य के लिए, हेमंत कुमार चिकित्सा के लिए, निर्मला देवी कला के लिए, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज आध्यात्मिक योगदान के लिए और जाने माने समाज सेवी आचार्य किशोर कुणाल को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पोस्थुमसली पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मुजफ्फरपुर के डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सबसे अधिक बुक किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज मोस्ट कॉमनली बुक्ड थ्रू मुजफ्फरपुर पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हर्बल उत्पाद। भारत में मुजफ्फरपुर और पटना के डाक निर्यात केंद्र विदेशों में शिपमेंट बुक करने के मामले में शीर्ष 10 में शुमार हो गया है। मुजफ्फरपुर का डाक निर्यात केंद्र हर महीने लगभग 1000 से 1500 बुकिंग करता है, जबकि पटना 800 से 900 बुकिंग। मुंबई इस सूची में सबसे आगे है, जहां हर महीने लगभग 2500 से 3000 बुकिंग होती है। संचार मंत्रालय की ओर से जनवरी के पहले सप्ताह में जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पैमाने पर मुजफ्फरपुर का जो स्थान रहा है वह 9वां रहा है, जबकि पटना का स्थान 10वां रहा है। मुजफ्फरपुर का डाक निर्यात केंद्र खासतौर पर हर्बल उत्पादों के साथ साथ लाख की चूड़ियाँ और मखाना की उच्च मांग के लिए जाना जाता है, जबकि पटना में खाजा और तिलकुट सबसे ज़्यादा बुक किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को पटना के यातायात विभाग में उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया?
विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज सर्विस इन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ पटना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 9 पुलिस अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें गृह विशेष शाखा के अपर महानिदेशक एडीजी के.एस. अनुपम और पटना के ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार को कानून प्रवर्तन में इनके योगदान के लिए राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को आप आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार विन इन द नेशनल स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7। बिहार ने 13 साल बाद नेशनल स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते हैं। 7 पदकों में से 5 तो लड़कियों ने और 2 लड़कों ने जीते हैं। 68वीं नेशनल स्कूल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जेपी गंगा पथ पर 3 दिनों तक चली और बिहार का प्रदर्शन शानदार रहा है। दोस्तों, जनवरी महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त एडिशनल करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते यानी एट ए ग्लांस सेक्शन बनाया है। इसे वीडियो के रूप में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पीडीएफ में प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।